बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत अहम है। इस लेक्चर में ऑनलाइन एकेडमी जो हमारी चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, पूरे पाकिस्तान से हमारे स्टूडेंट्स मेल फ़ीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सब स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बैकअप करता हूँ। माशाल्लाह इस तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे बेटा तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो टॉपिक मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था आज कि क्या कर्ज़े मुल्क की इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं, यानी क्या कर्ज़े लेना किसी मुल्क के लिए, IMF से कर्ज़े और दूसरे ममालिक से कर्ज़ा लेना, क्या किसी मुल्क की सलामती बका और इस्तेहकाम के लिए क्या ये बहुत ज़रूरी है या नहीं। इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और हम सुनेंगे कैसे स्टूडेंट ने डिस्कशन की है। और इसके बाद आज मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बल्कि आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछने हैं। कभी कभी हम ये भी सेशन चलाते हैं, स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मैं उनके आंसर देता हूँ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे, माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और मुझे खुशी होती है आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। तो इनके आंसर मैं अभी इसी वीडियो के एंड पे दूंगा। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन चला है हमारा, तो आप ज़रूर सुनिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत महजूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन सुनते हैं स्टूडेंट की, उसके बाद हम आएंगे अब स्टूडेंट के क्वेश्चंस की जानिब और उनके आंसर मैं अभी दूंगा। और इस वीडियो का लिंक बेटा आप सब जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन की हुई है, इसको स्पेशली आप सब ने, जो मेरे पुराने यूट्यूब पे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो का लिंक आके ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। जो भी मेरी वीडियो बनती है लिंक ऊपर से कॉपी करके मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट का फ़ायदा हो। आप क्या करते हैं, आप मेरे जो पुराने नोट्स हैं वो तो शेयर कर देते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वीडियो का लिंक ये शेयर करते नहीं है। नोट्स शेयर करने का क्या है, उसका नुकसान होता है, ठीक है। उन स्टूडेंट को नुकसान होता है जो अभी टेस्ट देने जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें वो पढ़ेंगे, अप टू डेट चीज़ें नहीं होंगी। तो नोट्स पुराने आपने नहीं पढ़ने जो मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस वगैरह पे शेयर हुई हैं, बल्कि आपने अप टू डेट नोट्स मंगवाने हैं मेरे से, ठीक है। जब भी नोट्स मंगवाएं मुझे डायरेक्ट कॉल करनी है इसी नंबर पे जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है 032391619161, और वही नोट्स मंगवाने हैं जो अप टू डेट हैं। पुराने नोट्स आपने स्टडी नहीं करने, ठीक है। और किसी और से नोट्स मंगवाने भी नहीं है, लेने भी नहीं है। हो सकता है कोई फेक किस्म के नोट्स आपको मेरे नाम से दे दे। ये नोट्स डायरेक्ट मेरे से मंगवाने हैं, ठीक है। मेरा कोई एजेंट नहीं है और ना ये हमने मार्केट में दी हुई है नोट्स, ठीक है। इनिशियल टेस्ट और ICB दोनों हवालों से नोट्स मैं बनाता हूँ और हर वक्त बना रहा होता हूँ, पूरा साल बनाता हूँ। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, ठीक है, पूरा पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि सर हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहा होता है। बस ये अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है। इंशाल्लाह जब तक सांसों में सांस है हम मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, और ताकि आप लोग कामयाब हों। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल भी बेटा है, ठीक है, उसका नाम है सर इमरान, और ये चैनल नया चैनल में बनाया है सक्सेसफुल लाइफ। दोनों चैनल्स आप सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल लेक्चर इस पे दूंगा, इसके अलावा डिस्कशन स्टॉप इस पे होगी, और बाकी इनिशियल टेस्ट की तैयारी भी मैं कराता रहूँगा इस पे। बाकी चीज़ें भी यहाँ इंशाल्लाह अपलोड होंगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और पुराना जो चैनल है दूसरा के फॉर नॉलेज, अभी उसका नाम चेंज कर दिया मैंने, सर इमरान कर दिया, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और दोनों चैनल्स का लिंक अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ऑनलाइन एकेडमी भी ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको डिस्कशन कराएंगे। डिस्कशन करने से आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जिस तरह आज स्टूडेंट पैदा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनेंगे इनकी बातें, पता चलेगा कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। तो ज़रूरी है आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, और इसके अलावा जो नोट्स हैं ये भी मेरे से अप टू डेट मंगवाएं। चलते हैं पहले डिस्कशन की जाने, लास्ट में फिर हम स्टूडेंट के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my name is Raman Atif Khatak from Sangar। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या कर्जे लेना पाकिस्तान के लिए सही है, मतलब तरक्की के लिए सही है, या इसके बगैर गुजारा हो सकता है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में। और ये है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान अगर कर्जे लेता है तो फिर तो सही है, क्योंकि उन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना भी पड़ता है मशीनरी के ज़रिए, और पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी बनाए, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल फील्ड भी है पाकिस्तान में काफ़ी तादाद पर, जो कि हमारी इकोनॉमी उसी पे यूज़ हो जाती है। और बाकी भी
काम होते हैं, डिफेंड करना होता है कंट्री को, और बाकी हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी तनख्वाहें देनी होती हैं, और भी हजार काम होते हैं। तो इसलिए अगर वो फिर कर्ज लेते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है पाकिस्तान में, अगर फिर वो कर्जा ले लेता है और सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए लेता है अगर पाकिस्तान, तो फिर तो बिल्कुल लेना चाहिए कर्जा पाकिस्तान को, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Assam Sabir and I belong to district Tang. Today my topic is कि कर्ज लेना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है या नहीं। जेंटलमैन, मेरे ख्याल में तो ये है कि कर्ज लेना ठीक है, क्योंकि अगर मुल्क नहीं चल सकता, अगर मुल्क में काम नहीं हो सकता, अगर मुल्क को कर्जे की ज़रूरत है तो कर्जा लेना ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और एक तरफ से कर्ज लेना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि इससे मुल्क पे बोझ बढ़ता है, मुल्क के जो आवाम है उस पे बोझ बढ़ता है, उसे भी देने पड़ते हैं। और एक हवाले से कर्ज लेना अच्छा भी है और दूसरे हवाले से कर्ज लेना अच्छा है भी नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों रास्ते ठीक हैं, क्योंकि कर्ज लेने से हमारी अगर मजबूरी हो तो हम कर्ज ले सकते हैं, और अगर मजबूरी ना हो तो कर्जा लेना अच्छी बात भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आज की हमारे डिस्कशन का इन्वान है कि क्या मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कर्जे ज़रूरी हैं या नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि एक मुल्क कर्जा तब लेता है कि जब उसके जो अखराजात हैं वो उसकी आमदन से ज़्यादा है। जब उसकी आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं तब मुल्क को कर्ज लेने पड़ते हैं। तो एक मुल्क को कर्जा लेना चाहिए, वो इसलिए लेना चाहिए अगर मुल्क की तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को ऐसे मंसूबे लगाने चाहिए जिनसे आगे रोज़गार पैदा हो, और उससे मंसूबों से जो आमदन होगी उससे कर्जे वापस किए जाएं। ठीक है, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए जो कर्जे लेना है वो क्या नागुज़ीर है। देखिए जेंटलमैन, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फिक्स पूरी है, मतलब हमारे लिए बचता कुछ नहीं है उसमें। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो मिसाल तौर पर तनख्वाहों में, डिफेंड में, इंडस्ट्रियल सेट, इनमें निकल जाती है। हमारे पास जो बचत होती है वो नहीं होती है, सेविंग हमारे पास नहीं हो पाती है, जो कि हमें सेविंग चाहिए। और ये काम जो टेक्नोलॉजी वाला काम है ये सेविंग के जरिए हो सकता है, और सेविंग पाकिस्तान कर नहीं सकता है, तो इसलिए कर्जा अगर ले ले इसके लिए तो अच्छा होगा। I said with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. So today our topic about क्या कर्जे मुल्क के इस्तेकाम के लिए नागज़ीर हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क हो, यानी आप अगर वो कर्जों में डूबा हुआ हो, उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल लो है, ठीक है, तो मईशत कोई भी नहीं है, तो उसको चाहिए वो IMF पे किसी मुल्क से ले, लेकिन वही पैसा वो मुल्क के ऊपर, यानी उस लोगों मुल्क के ऊपर खर्च करे, आवाम के ऊपर, तो तब जाके मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ आ सकता है। अगर फिर इस तरह वैसी उधार पे उधार लेते रहोगे तो फिर मुल्क का करेंसी भी गिर जाएगा और IMF से भी बंदा फारिग हो जाता है। फिर जेंटलमैन, 687 कहाँ से आता है, कौन सी जगह पे फजूल पैसा लगा है हमारे पाकिस्तान की तरफ से, आप मुझे ये बताएं। ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरा नहीं होता है, इकोनॉमी वीक है पाकिस्तान की। जेंटलमैन, आपकी बात ठीक है कि मुल्क कर्जा लेने से मुल्क पीछे चला जाता है, लेकिन जब मुल्क के अखराजात ज़्यादा हों और आमदन कम हो तब कर्जे लेने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। जब हुकूमत के पास उनको इस्तेमाल करने के लिए पैसे ना होंगे तो फिर कैसे हो। तो हुकूमत उनको इस्तेमाल करने के लिए कर्जे ले, ठीक है, उनसे फिर जो आमदन होगी, ठीक है, उनसे कर्जे वापस करे और दूसरे पैसों मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर कर्जे फ़ायदेमंद है। जेंटलमैन, कहाँ पे करप्शन हुई है, कौन से इदारे में करप्शन हुई है, किसने की है करप्शन? मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि करप्शन हुई है कहीं पे। किसने की है, आपने देखा है किसी को? जेंटलमैन, ना मैंने कोई ऐसी न्यूज़ देखी है, ना मैंने कोई ऐसी खबर देखी है, और ना ही मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि कहीं पे ऐसा हुआ हो पाकिस्तान। देखिए जी, हमारा प्यारा मुल्क यानी पाकिस्तान माशाल्लाह के फजल करम से अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। तो बड़ी स्ट्रगल करके हमने ये मुल्क पाया, कुर्बानी के बाद ये मुल्क हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जो भी कोई चपरासी से लेकर यानी प्राइम मिनिस्टर तक जो भी कोई हो, तो उसको चाहिए कि जितना हो सकता है हम बाहर से कर्जा तोड़ा लें। ठीक है, ज़रूरत तक यानी जितना ज़रूरत होगा हम उतना कर्जा लें, और जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है फर्ज करें, ठीक है, आवाम के लिए या कि अभी कोरोना की वजह से जो भी मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक हमने खर्च करने होते हैं। और ज़्यादा लोन नहीं, मतलब हमें लोन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये क्योंकि जितने भी फिर पैसे आते हैं बाहर, ठीक है, फिर भेज देते हैं बिजनेस के लिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर तरफ से जो है मुल्क की खिदमत करना चाहिए और अपने आवाम की खिदमत करना चाहिए, और पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है इंशाल्लाह। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कर्ज़ों की, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे जो लॉकडाउन हो रहे हैं, इसमें मईशत गिरती जा रही है पाकिस्तान की दिन ब दिन। और अगर आजकल में कर्जा ले लेते हैं तो फिर ये रहेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी, और उससे हमारे जो मुल्क की गरीब आवाम है उनकी मदद की जा सकती है, और बाकी भी मुल्क की मफाद के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जेंटलमैन, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो कर्जे लेने चाहिए मुल्क को, वो किसी ज़रूरत के हद तक लेने चाहिए। जब ज़रूरत हो तब कर्जे ले और उसे अवाम और मुल्क की खुशहाली के लिए खर्च करें। देखिए जी, 187 जेंटलमैन, मैं आपकी बात पर एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सारे फेक न्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का काइंडली चीज़ ना शेयर किया करें, हमेशा बी पॉजिटिव और अपने मुल्क के लिए जो है अच्छा ही सोचें, ठीक है। देखिए जेंटलमैन, एक छोटा सा एग्जांपल है कि किसी भी आप मतलब गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, किसी भी शोबे में हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करता है तो आप उसके ऊपर जो है ज़्यादा आवाज़ ना करें। आप समझे कि ये मेरा घर का है, ठीक है, आप ये मुल्क जो है ना हमारा घर है, ठीक है ना। घर का कोई चीज़ बंदा उठा के चोरी तो नहीं करता ना। अगर आपके घर में कोई चीज़ होता है, 100 रुपए का काम होता है, तो आप 100 रुपए में करवाते हैं ना। तो वैसे ही बाहर के जो गवर्नमेंट के काम होता है, ठीक है, अगर वो 1000 रुपए का होता है तो हमने गवर्नमेंट से 5000 नहीं लेना है, हमने सिर्फ 1000 रुपए लेना है। इस तरह करके अगर बंदे का इस तरह का सोच हो जाए सारों का, तो इस तरह करके इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे जाएगा, और इंशाल्लाह तरक्की के राह में रवाना होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी फाइंदाबाद। जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि अखराजात ज़्यादा होंगे तो आमदनी कम होगी, तो कैसे मुल्क में जो है ना तरक्की करेगा, या तो क्या कहते हैं वो कर्जे फिर लेना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इंसान को कर्जे भी उतने ही लेने चाहिए जितने कि वो अदा कर सके। इस तरह के कर्जे नहीं उन्हें लेने चाहिए कि अगर वो कर्जा ले रहा है तो वो जो है ना वापस ना करे। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी हो वो चाहता है कि आप पहले अपने आप को इंसान बदलें, फिर अपने घर वालों को फिर बाहर जाए ना। तो इसी तरह हम जो है बाहर होते हैं तो पहले अपने किसी भी शोबे में हैं अपने शोबे को बदलें, फिर पहले अपने आप को बदलें, फिर हमने जो है आगे जाकर खिदमत करना है अपने अवाम की, और अपने मुल्क की दिफा करना है, और किसी भी शोबे में रहकर हमने अपने मुल्क की खिदमत करना है, और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा मुल्क आबाद रहेगा, इंशाल्लाह सब शादाब रहेगा, और अल्लाह हमारे मुल्क को हिफ्ज़ अमान में रखें अपने। और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अल्लाह हम सबका भी नासिर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी, चेस नंबर 207 बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर वो कर्जा लेता है तो उसको सबसे पहले ऐसा काम करना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, वो कुछ ऐसा काम करे कि मईशत के लिए वो कुछ काम करे ना। तो इससे ये होगा कि वो फिर जल्द से जल्द उसकी जो आमदन होगी वो फिर अपना कर्जा भी उतार लेगा और मुल्क को भी इससे मुफाद होगा। Hello dear guys, it's Nadeem. So today's our discussion topic is whether to take loans can really help or make the economic situation of Pakistan stable. So in front of me, let's suppose that if you have something in your pocket, you can invest it anywhere, wherever you want. And if you have nothing in your pocket, you can't do anything. You can't do whatever you want. So same is the case with our government. They are taking loans for the betterment of their country. They know exactly what to do. They are moving towards IMF and World Bank in order to
procure in order to take some smooth steps to make the economic situation of the country well and good. So taking loans is not a bad thing, but you must know that how to invest or how to use these loans in order to pay back. यहाँ बंदे की बात नहीं हो रही यहाँ ना। आई थिंक सर ने टॉपिक दिया था मुल्क का, तो मुल्क में अगर देखा जाए तो इसमें पॉलिटिक्स की बात आती है ना, कि पहले नवाज शरीफ थे अब इमरान खान। तो आपको जो है ना दोनों में फ़र्क तो दिख रहा होगा कि किसमें कितना फ़र्क है। तो देखो जेंटलमैन, अगर एक मुल्क कर्ज लेता है तो फिर उसको इस मुल्क को चाहिए कि उसको एक अच्छी जगह पर उसको खर्च करे, एक ऐसी जगह पर एक ऐसी इदारा या एक ऐसी जगह पर खर्च करे कि वो इसके लिए दुगना या 3 गुना उसके लिए एक अच्छी तरह से कमाए और एक अच्छी तरक्की उसको पाए। तो मुल्क को फिर कर्जा लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, अभी आपने ना क्वेश्चन पूछना है मेरे से, किसी किस्म की डाउट है 15 मिनट आगे पास है, फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा, आंसर मैं दूंगा। कोई भी सवाल आपको डाउटफुल है, नहीं आता, समझ नहीं आई, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कर सकते हैं। 4:15 बजे ये ग्रुप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि हज़रत वसल्लम ने हिजरत जब मदीना की तरफ हिजरत की तो उसने अपने सबसे पहले अपने घोड़ा और अपने घोड़े को किस के घर सहाबी के घर में क़याम किया था? बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कहना है और आपके लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, आपका सीगा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अदब का करीना ये, अदब का तकाजा ये तमाम स्टूडेंट के लिए, स्पेशली ये नहीं कि मैं KP के स्टूडेंट के लिए, बल्कि तमाम स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा मैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ये क्यों पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, ठीक है, तज़किर तनीस का नहीं पता होता, तो ये ज़रूरी है ये चीज़ बताना, ठीक है, टीचर का काम है बताना। तो घोड़ा नहीं था, वो ऊँटनी थी, और ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में, ठीक है, और उसने क़याम किया था ऊँटनी ने। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछें। और ये भी मैं बताता चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अहम साहबी थे और अंसार के सरकर्दा साहबी थे। इन्हें मेज़बान रसूल कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही ऊँटनी का आपका जो किस्सा है वो याद होना चाहिए कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा आप जब दाखिल हुए तो हर शख्स मेज़बानी का शर्फ हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बने, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। लेकिन आका नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह ऊँटनी बैठेगी, जिस जगह ऊँटनी बैठेगी वहीं आप मुकीम होंगे। ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर बैठी और इनका मकान 2 मंजिला था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे क़याम फरमाया और 7 माह तक यहाँ रहे, ठीक है, 7 माह तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहे हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे, ठीक है। और आपकी पैदाइश हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की जो पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई है और वफ़ात आपकी तुर्की में हुई थी, कस्तंतुनिया शहर में, और इस्तांबुल में आपका मज़ार है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि आप इस्लाम के जानबाज मुजाहिदीन में आपको शुमार होता है और आपने तमाम गज़वात में शिरकत फरमाई, ठीक है। एक गज़वा भी ऐसा नहीं जिससे आप महरूम हुई हो, तमाम गज़वात में आपने शिरकत फरमाई, ठीक है। आपकी कब्र के पास बतौर यादगार एक मस्जिद तमीर की गई जो तुर्की कदीम तरीन मसाजिद में से है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ऊँटनी का नाम बताइए, तो उस ऊँटनी का नाम है कस्वा, अल कस्वा भी कहते हैं और कस्वा भी कहते हैं, ठीक, कस्वा, ये आप लिख लें। कस्वा का लफ्ज़ी मतलब आपसे अगर पूछें कि कस्वा का लफ्ज़ी मतलब क्या है, तो इसका लफ्ज़ी मतलब है अरबी ज़बान में बकरी या ऊँटनी, वो बकरी और ऊँटनी या ऊँटनी जिसका थोड़ा सा कान कटा हुआ हो, ठीक है, उसे कस्वा कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है उसका नाम कस्वा है, ठीक है। और ये कौन सी ऊँटनी थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मदीना मुनव्वरा की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी? अच्छा, ये कस्वा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी है
इसका कान कटा हुआ नहीं था, ठीक है। लफ्ज़ी मतलब मैंने उसको बताया, ये गलतफहमी में ना हो। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या मेरे से पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा क्या पूछ रहे हैं? Oh, Assalamu sir, it's Nadeem. So my today's question is that how can we manage our time? Because it has become a draconian question that we can't just find the suitable answer of it. So I was just watching a teleconference in which the CEO of Tesla and SpaceX, Mr. Elon Musk, was asked that what is the toughest situation or what is the most challenging situation for you. So he just stated that managing time. So we are humbly requesting to you that to just let us know that how to manage our precious time. ठीक है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, एक अच्छा मैनेजर जो होता है उसकी बड़ी खूबी है कि टाइम को मैनेजर जो अच्छा मैनेजर है मैनेज कर लेते हैं। और ये क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये बड़ी अहम क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है। मैनेजमेंट की क्वालिटी एक अच्छा मैनेजर होता है, लीडर, और इस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी उसे आना चाहिए। और टाइम तो सबसे ज़रूरी है। और किसी शख्स को अगर चेक करना हो, उसकी ईमानदारी चेक करना हो, तो ये देखा जाता है कि आया कितना हॉनेस्ट है। किसी भी शख्स की अगर आप ईमानदारी चेक करें, ऑनेस्टी चेक करें, तो टाइम की पाबंदी चेक कर लें। अगर वो टाइम का पाबंद है तो उसका मतलब ये कि वो हॉनेस्ट शख्स है। अगर वो टाइम का पाबंद नहीं है तो वो हॉनेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हॉनेस्टी का ये पैमाना है। और इस्लाम में तो वैसे भी आपको पता है कि बड़ा डिसिप्लिन है और टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। और इस हवाले से आप चूँकि पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम की बहुत सख्ती से पाबंदी करनी है, आर्मी में सेलेक्ट हो के भी। और जो मेरे स्टूडेंट आर्मी अफसर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी मैं यही कहूँ कि अगर 7 बजे का टाइम है तो आप 5 मिनट पहले पहुँचे। 5 मिनट लेट होने से बेहतर है कि आप 5-10 मिनट पहले पहुँच जाएँ। पहले पहुँच जाएँ ऑफिस टाइम पे। अगर आप टाइम पे पहुँच जाते तो आधी नौकरी आपकी समझ में हो गई है, ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन भी रहती है, ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी रहती है। हर जगह पे आपको चाहिए कि टाइम की पाबंदी करें। टाइम की पाबंदी अभी से आप सीख जाएँ, अपने ऊपर सख्ती करें इस हवाले से। नमाज़ें देखें टाइम पे हैं, टाइम पे नमाज़ क्यों, फ़जर का टाइम निकल जाए तो फिर कज़ा है, लेकिन टाइम पे जो नमाज़ पढ़ी जाएगी उसकी अपनी अहमियत है, अपनी कदर मंजिलत है। इसलिए टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो पूरी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन ला के, ठीक। जब तक आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं पैदा होगा तो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आपने पैदा करना है। और जब ये एहसास पैदा हो जाएगा आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, आप इंशाल्लाह टेस्ट में अच्छी पोजीशन भी लेंगे। अभी देखें जो स्टूडेंट जो काबिल होते हैं ये फर्स्ट आते हैं। जो स्टूडेंट आपने पढ़ा है, FSC की है, आपकी क्लास में जो फर्स्ट आता है स्टूडेंट या आता था, ज़रा उस पर निगाह दौड़ाएं ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉपर हैं उनके कपड़े भी साफ़ होते हैं, बूट भी पॉलिश होते हैं, ठीक है। उनका अगर आप किसी कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो उनका कमरा भी चेक कर लें, हर चीज़ साफ़, नीट एंड क्लीन, ठीक है। उनके कबर्ड्स, उनके कपड़े, उनका हर चीज़ मतलब एक डिसिप्लिन में पड़ी होती है। और स्टडी में भी वो अच्छे होते हैं। वजह यह कि वो एहसास ज़िम्मेदारी उसके अंदर है। इस तरह अगर नालायक बच्चा है, ठीक है, नालायक कहता मैं किसी को नहीं हूँ, जो मेहनत करता है वो काबिल हो जाता है, नहीं करता वो नालायक हो जाता है। इस तरह एक नालायक देख लें जो सबसे बॉटम में जिनकी पोजीशन आती है, उनके ड्रेस भी गंदा होगा, उनके कमरे में स्मेल भी होगी, चीज़ें मैनेज भी नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है, एहसास नहीं है। एहसास बहुत कीमती जो है ना जज्बा है। तो एहसास पैदा करने से आपके अंदर ये टाइम मैनेजमेंट की खूबी पैदा हो सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाने वाली शान है कि किस शख्स की कीमती शख्स की देखना हो ना पैमाना कि कौन शख्स ज़्यादा कीमती है, तो ये देखना चाहिए उसके अंदर एहसास कितना है। जिसके अंदर ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। अगर ये एहसास बढ़ता जाए, मुख्तलिफ एहसास का ज़र्फ़ बढ़ता जाए, अगर मुल्क के बारे में आप सोचते हैं एहसास है, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, तो आप ज़्यादा कीमती शख्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलता हूँ मैं। अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ किताबों में ये होता है कि दरिया नील ये सबसे बड़ा है और कुछ किताबों में अमेज़न दरिया है, तो इसमें कौन सा बड़ा दरिया है? अच्छा क्वेश्चन आपने बेटा मेरे से पूछा है कि कौन सा बड़ा दरिया है, दरिया नील बड़ा है या अमेज़न बड़ा है। अक्सर बेटा आप कंफ्यूज भी हो जाते हो ना। अमेज़न जो है वो फॉरेस्ट भी है, ठीक है, और उसी फॉरेस्ट के अंदर ये रिवर है। ये आपके जहन में ये चीज़ हो, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है वो अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है। और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये आ जाता है लार्जेस्ट फॉरेस्ट, तो उस दरियाओं को मिक्स कर देते हैं। दूसरी बात यह कि लार्जेस्ट से मुराद ये कि पानी का जो इसमें डिस्चार्ज है वो इसमें ज़्यादा है। पानी का डिस्चार्ज के लिहाज से सबसे बड़ा जो दुनिया का रिवर है वो अमेज़न रिवर है, कैपेसिटी ज़्यादा है समझ लें इसकी। और वैसे देखा जाए लंबाई में लॉन्गेस्ट देखा जाए तो वो दरिया नाइल है, ठीक है, दरिया नील कहते हैं उर्दू में, रिवर नाइल।
तो लंबाई में रिवर नाइल और डिस्चार्ज के हवाले से, पानी की कैपेसिटी के लिहाज से जो ज़्यादा उसमें कैपेसिटी संभाल सकती है तो वो लार्जेस्ट जो है अमेज़ोन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। और अमेज़ोन फॉरेस्ट है सबसे बड़ा और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है दुनिया का, 7 पाकिस्तान हो तो वो उससे भी बड़ा है, ठीक है। और अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ, 20% भी दरियाफ्त नहीं हुआ, बड़ी बड़ी इसमें मखलूक पड़ी हुई है, ठीक है। और बहुत बड़ा घना ये जंगल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के ये मतलब अजूबा है, अल्लाह ताला की करिश्मा है समझे, और ये दुनिया के अजूबात में ये शामिल है अमेज़ोन फॉरेस्ट। तो इसमें इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो आपको शेयर की थी, शायद आप ने देखी नहीं है वो। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन की जानब चलते हैं। स्टूडेंट ने क्या पूछा है? सर मेरा क्वेश्चन है कि कोरोना से चीन के सेवा सबसे पहली मौत किस मुल्क में हुई थी? जी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आपने पूछा है मेरे से। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर था चाइना का जहाँ पहला केस हुआ है, वो वुहान था, ठीक है। वुहान चाइना का बहुत खूबसूरत शहर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है वुहान। और ये पूछ सकते हैं वुहान सिटी किस प्रोविंस में है चाइना का? वो प्रोविंस है हुबी, HUBEI, ठीक है, हुबी, जो भी तलफ़ुज़ देख लें कौन सा इसका फिट है, चाइना वाले कैसे कहते हैं उधर देख लीजिएगा नेट पे। तो हुबी जो है ना ये प्रोविंस है इसका। और वुहान मैंने बताया बहुत खूबसूरत। और जिस शख्स को ये कोरोना केस हुआ था पहला, तो 55 साल उसकी उम्र थी, ठीक है, जो जिस पे ये तशख़ीस हुई कोरोना की। और डेथ जिस बंदे की हुई है पहली, उसकी उम्र 61 ईयर है, ठीक है। चाइना से इनका ताल्लुक़ है। आपका क्वेश्चन है चाइना के बाद डेथ किस मुल्क में हुई, तो वो फिलिपाइन है, ठीक है, फिलिपाइन। पाकिस्तान का भी आना चाहिए बेटा, पाकिस्तान में किस शहर में हो सकती है हुई डेथ पहले मरीज़ की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी है, ठीक है। चलो मैं आप ये क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, वो मर्दान है, कराची है, या फिर ये बताइए मुझे इस्लामाबाद है। केस तो पहला जो केस है, 2 केस आए थे, इस्लामाबाद और कराची में 2 इकट्ठे केस आए थे, ठीक है। और डेट भी याद होनी चाहिए, चाइना की वुहान की डेट भी याद होनी चाहिए। सारी चीज़ें लिख लें जो मैं बताता हूँ आपको, तमाम चीज़ें आप याद करें। ये हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछें। इस तरह के और क्वेश्चन भी जो मेरे नोट्स में नहीं हैं, ऑनलाइन एकेडमी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं, जब तक ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके हर क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, हज़ारों की तादाद में, हर मैसेज पढ़ नहीं सकता मैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अकेडमी ज्वाइन कर लें और जो भी डाउट्स हैं यहाँ क्लियर किया करें, कि बाद वीडियो बनती है, बाद वीडियो नहीं बनेगी। और स्पेशली अभी टेस्ट होंगे, बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी वीडियो बनाएं और अपलोड करें। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट को मैंने उनका एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, ताकि उनसे सीखें और कामयाबी से हमकिनार हो जाएं। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल पे जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं 1 बाई 1 सारी वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नोट्स भी मंगवाएं मेरे से, और ऑनलाइन एकेडमी भी ज्वाइन करें अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें जो ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपके अंदर नॉलेज हो। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चन तो पूछा करें ना बेटा, क्वेश्चन करोगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। ये नहीं कि बस मेरे नोट्स ले लें तो इनफ हैं, नोट्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जर्नलिस्ट के क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, ठीक है। ऐसे मसले में डिस्कस नहीं करता जिसमें फ़िरकावारियत हो या 2 मुतज़ाद राय पाई जाएँ, ठीक है। तो हाँ, इल्म होना चाहिए कि इसमें मुख्तलिफ जो फ़िक़्ह के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इल्म किया तक ठीक है, लेकिन फ़िरकावारियत हमने यहाँ पे नहीं करनी, इस बात का ख्याल। ना सियासी गुफ्तगू करनी है, ना मजहबी गुफ्तगू करनी है। हमारी गुफ्तगू से, हमारे लफ्ज़ों से पाकिस्तान की मोहब्बत झलकती हुई महसूस होनी चाहिए कि हम सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी को ऑन करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लास्ट में मेरे साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।